तो हमारी जो ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, सॉरी पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी हो गई है पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड सिचुएटेड कहाँ पर होती है? पीनियल ग्लैंड एपिथैलेमस में सिचुएटेड, तो सिचुएटेड इन एपिथैलेमस। और इसका काम क्या होता है पीनियल ग्लैंड का? पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करती है एक हार्मोन सिक्रीट करती है, बताओ किस नाम होता है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन निकालती है। और ये और एक और ग्लैंड होती है थायमस ग्लैंड। दो ग्लैंड 11 से 12 साल की उम्र में डीजनरेट होने लगती है, यानी कि ये 12 साल के बाद साइज में छोटी होती जाएगी, होती होते ये कन्वर्ट हो जाएगी सैंड, इसको कहते हैं ब्रेन सैंड, ब्रेन के अंदर रहने वाला बालू। तो डीजनरेटेड आफ्टर 12 ईयर्स के बाद ये डीजनरेट हो जाएगी। अब 12 ईयर्स तक ये बड़ी होंगी, उसके बाद फिर धीरे धीरे इनका साइज डिमिनिश होगा और फिर डीजनरेट हो जाएगी। और क्या खास बात है इसमें? इसके जो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट। पहला फंक्शन तो इसका होता है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोलिंग। अच्छा, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करना इसका काम होता है। और दूसरा काम होता है डेली सर्केडियन, जैसे हम लोग दिन में जगते हैं, एक टाइम आता है उसके बाद सो जाते हैं, तो हमको जो दिनचर्या हमारी है इसे डायर्नल पीरियड कहते हैं। ये डेली सर्केडियन पीरियड या डायर्नल पीरियड, इसमें जो है वो स्लीप और एवेक साइकिल is regulated by मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन से स्लीप अवेक साइकिल, यानी कि 12 घंटे जगना है या 10 घंटे जगना है, 10 घंटे के बाद सोना है, तो ये जो साइकिल है ये इसी हार्मोन से रेगुलेट होती है। दूसरा क्या है? ये पिगमेंटेशन को, स्किन पिगमेंटेशन को ये रेगुलेट करती है। और इसमें क्या करती है? लाइटनिंग ऑफ स्किन करती है, स्किन की लाइटनिंग के प्रोसेस को ये करती है। तो लाइटनिंग ऑफ स्किन का काम ये करती है, स्किन पिगमेंटेशन को रेगुलेट करने वाला काम है। तो इसमें एक टाइम के बाद जब ये डीजनरेट हो जाती है तब इसको कहते हैं ब्रेन सैंड। तो आफ्टर डीजनरेशन कॉल्ड ब्रेन सैंड। ब्रेन सैंड के नाम से इसको हम जानते हैं। डीजनरेशन के बाद ये बालू की तरह या ब्रेन सैंड कहते हैं। तो सिर्फ दो ग्लैंड है हमारे, थाइमस ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, जो डीजनरेट होकर खत्म हो जाती है। तो ये अब ज्यादा पीनियल ग्लैंड के बारे में है नहीं, बस खाली एक फीचर और अगर आप चाहिए तो लिख सकते हैं कि इसको जो है एपिथैलेमस में होती है, और ये एपिथैलेमस का जो फीचर है वो हम लोगों ने सिचुएटेड इन एपिथैलेमस, या यूं लिख सकते हैं, इसी में जोड़ लीजिए डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन में ये, तो
डायनसेफेलॉन में ये सिचुएटेड। डायनसेफेलॉन क्या, डायनसेफेलॉन में पता है कि जो हमारा फोर ब्रेन होता है उसका पिछला हिस्सा, फोर ब्रेन का अगला हिस्सा क्या होता है, फोर ब्रेन का अगला हिस्सा होता है सेरिब्रम या सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और फोर ब्रेन का जो पिछला हिस्सा है वो डायनसेफेलॉन। इसी तरह मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन में 4 लोग होते हैं, मिड ब्रेन में 4 लोग होते हैं जिनको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना कहते हैं। इसी तरह हाइंड ब्रेन के बारे में भी हमारी बात हो चुकी है कि हाइंड ब्रेन जो है वो पॉन्स मेडुलाई, सेरिबेलम, हाँ, और मेडुला ऑब्लांगेटा, ये 3 चीज से मिलके बनता है। तो एक फीचर इसके अंदर ये है कि ये, इसके बाद अब हमारी जो दूसरी ग्लैंड है वो है थाइमस ग्लैंड। जो थाइमस ग्लैंड के बारे में इसको नोट हो गया बता दें, थाइमस ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अगर कहें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आफ्टर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसे हम लोग कहते हैं थाइमस ग्लैंड। या सॉरी थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को हम समझ गया। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है थायराइड ग्लैंड। थायराइड, अब सबसे पहले तो क्वेश्चन है कि होती कहाँ है, तो ये होती है नेक में, नेक रीजन में ये होती है, और ये बटरफ्लाई शेप होती है। तो situated in neck region and butterfly shape, बटरफ्लाई शेप की होती है। दूसरी क्या प्रॉपर्टी है इसके अंदर, इसके अंदर प्रॉपर्टी ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलता है जिसे कहते हैं टीएसएच, उसके कंट्रोल में रहती है। तो टीएसएच क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या थायरोट्रॉफिक हार्मोन भी इसको हम लोग कहते हैं, तो वो कंट्रोल ऑफ रहती है। तो TSH of pituitary controls the function of thyroid gland, function of thyroid gland। फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड को ये टीएसएच जो है वो फंक्शन। दूसरी बात इसके अंदर क्या है, हार्मोन कौन से, इसमें 2 तरीके के हार्मोन निकलते हैं, एक का नाम होता है T3 और दूसरे का नाम होता है T4। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राई आयोडो थायरोनिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन, यानी कि इसके जो हार्मोन है उनका जो नेचर है वो आयोडोथायरोनिन नेचर है। तो आयोडोथायरोनिन सिर्फ थायराइड ग्लैंड के हार्मोन के बारे में वर्ड यूज किया जाता है, बाकी और कहीं पे नहीं यूज किया जाता। इसका मतलब होता है कि आयोडाइन है, यानी कि इनके अंदर आयोडीन है, और 3 आयोडीन की वजह से, मॉलिक्यूल की वजह से ट्राई, और 4 की वजह से टेट्रा। तो इसको कहते हैं हम लोग टेट्रा आयोडोथायरोनिन। इसमें 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल होते हैं, 3 होती है, इसकी पहचान टेट्रा आयोडोथायरोनिन के नाम से इसका होता है। और क्या खास बात इसके अंदर, इसके अंदर खास बात ये है कि इसका जो मेन ग्लैंड है वो तो ये दोनों हार्मोन निकालती है, और इनके जो ऐसे ट्यूब्यूल्स होते हैं ये, और इनके बीच में भी एक स्पेशल टाइप की पैराफॉलिकुलर सेल्स होती है। ये सेल्स एक और हार्मोन निकालती हैं, उस हार्मोन को कहते हैं हम लोग टीसीटी,
तो इसमें दो तरीके के तीन तरीके के हार्मोन, एक ये, इन दोनों को मिला के तो हम थायरॉक्सिन कह देते हैं, थायरॉक्सिन कह देते हैं। लेकिन ये टीसीटी अलग है, ये टीसीटी का नाम होता है थायरोकैल्सिटोनिन, यानी कैल्शियम को रेगुलेट करने के लिए अलग से होता है। तो तीन तरीके के हार्मोन, और सम अप करें तो दो वैरायटी के साथ। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं थायरो और कैल्सिटोनिन। तो थायरोकैल्सिटोनिन नाम का यह हार्मोन निकलता है। सब हार्मोन के अपने अपने काम है। अब थायरोकैल्सिटोनिन का क्या काम है, इसका काम होता है कैल्शियम का जो लेवल है ब्लड में वो कम कर देगा, और कैल्शियम के लेवल जब ब्लड में कम करेगा तो क्या होगा, तो बोन के अंदर कैल्शियम बढ़ने लगेगा, तो बोन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और ब्लड में कैल्शियम को कम कर देगा। इसी के ठीक उल्टा काम करने वाला एक हार्मोन होता है जिसे पैराथायरॉयड कहते हैं, वो पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है। वो क्या करता है, कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ा देता है, हड्डियों से, इंटेस्टाइन से, किडनी से, रेनल टिश्यू से, सब कैल्शियम खींच के वो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा देता है। अब ये जो है उसके उल्टा काम करता है। तो टीसीटी जो होता है, टीसीटी ये लोअर्स द कैल्शियम लेवल इन ब्लड, लोअर्स द कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, सॉरी कम करता है, बोन को स्ट्रॉन्ग कर देगा। बोन अगर स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, बोन जो है वो मोटी हो जाएगी, रीनल टिश्यूज में कैल्शियम बहुत रहेगा, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो एब्जॉर्ब ज्यादा होगा तो ब्लड में बढ़ जाएगा। तो ये चीज इसके अंदर। दूसरी बात इसके अंदर क्या है कि जो इसका मेन फंक्शन, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, प्लस बीएमआर, दो वर्ड इसके अंदर बहुत है। तो पहला क्या होता है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सेलुलोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म regulated by thyroxine, थायरॉक्सिन से मेटाबॉलिज्म जो है वो रेगुलेट। ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये होती है कि ये बीएमआर को रेगुलेट करता है। तो रेगुलेट बीएमआर, बीएमआर क्या होता है, रेगुलेट बीएमआर, बीएमआर का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट से मतलब क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट से मतलब क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट से ये मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट से क्या मतलब होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट से ये मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन को आपने 12 घंटे की फास्टिंग करा के, 12 घंटे की फास्टिंग करा के उसको एनवायरनमेंट में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंप्लीट तरीके से लेटा दिया है, और उसको ऐसी कंडीशन है कि जैसे सोने वाली कंडीशन होती है, और उसमें चारपाई ऐसी होनी चाहिए कि नीचे से उसमें से छेद होना चाहिए, जैसे कि आमतौर से बेड वगैरह नहीं हो, चारपाई हो, हवा नीचे से आनी चाहिए, सूती कपड़ा वो पहने हो, सूती कपड़ा पहने हो, और आँख को बंद किए हो। उस वक्त उसकी जो एनर्जी कंजप्शन है, उस वक्त 12 घंटे की फास्टिंग के बाद काफी वीक महसूस कर रहा होगा, और सो के उठा होगा तो और वीक होगा, और उसकी वजह से वो बहुत
बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी में अपना काम चलाता है उस टाइम। तो बिल्कुल लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो जस्ट टू सर्वाइव, जस्ट टू लाइव, जिंदा रहने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग मेजर करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट में, और इससे कम अगर एनर्जी हो जाएगी तो डेथ हो जाएगी। तो कम से कम कितनी एनर्जी उसे चाहिए सर्वाइव करने के लिए, वो हमारी एनर्जी बेसल मेटाबॉलिक रेट में कंज्यूम होती है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट ये बढ़ाता है। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट है क्या, जैसे स्टैमिना, जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे बहुत कम थकते हैं, हर वक्त काम करते रहते हैं, हर वक्त बिजी रहते हैं, आराम दोपहर में लेटते भी नहीं, आराम भी नहीं करते, कुछ लोग जल्दी आराम करते। तो बीएमआर का मतलब होता है एनर्जी कंजप्शन, और उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बॉडी का, मसल्स का मूवमेंट, बोन का मूवमेंट और सर्कुलेटरी सिस्टम, एवरीथिंग, मतलब कुल मिला के जो आदमी ज़्यादा एनर्जी खर्च करेगा तो उसके अंदर बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो उसके अंदर उसी का मेकअप उसी हिसाब से होगा, तभी वो ज़्यादा एनर्जी खर्च करेगा। तो बीएमआर तो होती है एक तरीके की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं इससे, और ये बीएमआर मेल्स में ज़्यादा होती है, फीमेल्स की जो बीएमआर है वो कम है। तो ये चीज़ इसमें आपको देखिए। दूसरी बात इसके अंदर क्या था कि इसके हाइपोसिक्रीशन से और हाइपर सिक्रीशन से कौन सी डिजीज हो जाती है। तो अगर इसका हम हाइपोसिक्रीशन करें, इसका थायराइड, तो हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड या थायरॉक्सिन। अब हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन से जैसे पहली है ग्वाइटर हो जाएगी। अब ग्वाइटर कब होगी ये आपको पता होना चाहिए, घेंघा रोग इसको हम लोग कहते हैं। तो उसमें जो है इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड हो जाती है। तो इनलार्जमेंट इसलिए होती है क्योंकि एनवायरनमेंट में आयोडीन की क्वांटिटी कम है। अब जब आयोडीन की क्वांटिटी कम है तो वो अपने साइज को बड़ा कर लेगी, और जितना भी स्मॉल अमाउंट का भी आयोडीन का जो मॉलिक्यूल आप ले रहे हैं उसको ट्रैप करने के लिए उसे अपना साइज बड़ा करना पड़ेगा। साइज बड़ा होगा तो एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाएगी, तो एक एक आयोडीन के मॉलिक्यूल को वो मिस नहीं करेगी, सबको ले लेगी। तो ग्वाइटर में क्या होता है, इसीलिए उसका साइज बढ़ जाता है ताकि, क्योंकि आयोडीन की कमी होती है। तो ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ आयोडीन, अब जैसे लेस अमाउंट ऑफ आयोडीन कहाँ पे होगा, लेस अमाउंट ऑफ आयोडीन इन क्या, इन फूड जिसको हम खाते हैं, पानी जिसको हम पीते हैं, उसी में आयोडीन रहता है, या आयोडाइज नमक। अक्सर देखा होगा कुछ लोगों के यहाँ गांव वगैरह में यहाँ तो देखने को नहीं मिलता, खड़ा नमक होता है, जो खड़ा नमक में आयोडीन नहीं होता। तो खड़ा नमक का जो लोग ज्यादा यूज करते हैं, कंटिन्यूअस 10 साल तक 15 साल तक यूज करते हैं, वहां पर इस चीज की पॉसिबिलिटी होने की, वाइटर होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आयोडीन की जो है, ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ आयोडीन इन फूड, द enlargement of the thyroid gland occurs, the enlargement of thyroid gland occurs। enlargement of thyroid gland, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं, नाम आमतौर से आपने सुना होगा। एक और होता है इंडेमिक ग्वाइटर। इंडेमिक जैसे हिमालयन एरियाज में वो ग्वाइटर होगा और कहीं नहीं होगा, क्योंकि हिमालयन एरियाज में हिली एरिया में हो रहे हैं, रेनफॉल हो रही है, सारी आयोडीन बह जा रही है। अब जब सारी आयोडीन बह जाएगी तो फूड में, वाटर में आयोडीन की क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो वहां पता चला कि वहां इस टाइप का जो डिजीज है वो हमेशा लोगों को मौजूद ही रहती है। तो वो लोकलाइज एरिया में जो डिजीज होती है उसको कहते हैं इंडेमिक। हम लोग जैसे जो बीमारी इस टाइम फेस कर रहे हैं वो पैंडेमिक है। तो पैंडेमिक में और इंडेमिक में यही फर्क है कि वो ये वर्सेटाइल है, और वो जो है लोकलाइज होती है, किसी पर्टिकुलर स्पेस में, जगह पे वो डिजीज होती है, अदरवाइज नहीं होती। तो इससे जो है एक और चीज आपको पता चलेगी कि इसे इंडेमिक ग्वाइटर भी हम लोगों के यहाँ पूछा जाता है कि इंडेमिक का मतलब होता है, ग्वाइटर का मतलब होता है कि डिजीज
in a particular area, goiter in a particular area, goiter in a particular area। पर्टिकुलर एरिया में होगा, वो ज्यादातर हिमालयन एरिया में आपको देखने को मिलेगी इस टाइप की डिजीज एरिया में ज्यादा मिलेगी, वहीं पे इंडेमिक गोइटर में। इंडेमिक का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जैसे मलेरिया फैल जाए तो इंडेमिक मलेरिया कुछ फैल जाए तो इंडेमिक डायरिया, किसी मोहल्ले में, किसी एरिया में, किसी छोटे से प्लेस। इसके बाद और क्या है, हाइपोसिक्रेशन में दूसरा जो डिजीज है, दूसरी जो डिजीज है हाइपोसिक्रेशन की, वो क्या है? दूसरी डिजीज होती है उसको कहते हैं क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म के नाम से इसको हम जानते हैं। क्रिटिनिज्म का मतलब होता है कि अगर थायरॉक्सिन की कमी प्रेगनेंसी में हो जाए, वोम में हो जाए, तो जो है जो बेबी पैदा होगा वो मेंटली रिटार्डेड भी होगा और ड्वार्फ भी होगा। तो मेंटल रिटार्डेशन विद ड्वार्फिज्म क्रिटिनिज्म है, और केवल ड्वार्फिज्म वो पिट्यूटरी होता है, वो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, उसे कहते हैं मिडजेट्स या सर्कस ड्वार्फ। तो ये भी ड्वार्फ होगा, लेकिन ये मेंटली रिटार्डेड भी होगा और ड्वार्फ भी होगा। तो डेफिशिएंसी इन प्रेगनेंसी में डेफिशिएंसी प्रेगनेंसी में अगर होगी या इन वोम में होगी तो इससे क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा, मेंटल रिटार्डेशन, एंड स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ का क्या मतलब होता है, रुकी हुई वीक ग्रोथ या ड्वार्फ भी कह सकते हैं। स्टंटेड ग्रोथ वीक होगी, मेंटली रिटार्डेड होगा और फ्रेजाइल होगा, सुस्त होगा बहुत ज्यादा, बिल्कुल आपको लगेगा कि अंडर डेवलप्ड जो है वो चिल्ड्रन है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रिटिनिज्म। तो मेंटल रिटार्डेशन वगैरह इसमें होगा। अब जैसे कुछ वर्ड्स हैं बुक के, तो वो बुक के वर्ड्स थोड़ा सा अगर इसको टैबलेट करेंगे तो आपका ज्यादा फायदा है, क्योंकि मेहनत तो ये पड़ी रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बुक के वर्ड अगर हम छोड़ लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। अब जैसे थायराइड ग्लैंड में उन्होंने बताया क्रिटिनिज्म के बारे में, स्टंटेड ग्रोथ तो हमने लिखी है, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन, और एबनॉर्मल स्किन, गूंगा बहरा, डेफ म्यूटियस में इसमें लिखा हुआ है। तो ये सारे वर्ड ऑप्शन में, ये सारे वर्ड ज्यादातर वो लोग देते हैं, ज्यादातर क्या वही देते ही, तो वही आपको जो है इसमें से निकालने हैं। तो वो तो ठीक है, हम लोग ने ओवरऑल समझ ली, लेकिन दूसरा स्टेप होता है वर्ड्स पे जरा अगर ध्यान देंगे बुक्स के, तो थोड़ा और सटीक हो जाएगी वो चीज, बिल्कुल पिन पॉइंट हो जाएगी, तो और उसका रिजल्ट अच्छा होगा। बाकी उसमें और भी उन्होंने लिखा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एडल्ट में अगर हो जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम हो जाती है, और हाइपोथायराइडिज्म जो है प्रेगनेंसी में अगर हो जाए तो क्रिटिनिज्म हो जाती है। तो अगर ये जो है ये हाइपोथायराइडिज्म मतलब कम थायराइडिज्म, हाइपो तो हम लोगों ने लिखा ही है, हाइपोथायराइडिज्म इन एडल्ट हो जाएगा, एडल्ट हो जाए तो इससे भी जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम आएगी, पफीनेस हो जाएगी स्किन में, पफीनेस इन स्किन, कंफ्यूज्ड माइंड रहेगा, कंफ्यूज, जैसे कुछ बता रहे हैं एकदम से भूल गए, या बताने में कंफ्यूजन हो गया कि वो पता नहीं क्या था, तो कंफ्यूज माइंड भी हाइपोथायराइडिज्म में आपको देखने को मिलेगा। एबनॉर्मल जो है वो हाइपोथायराइडिज्म में इरेगुलर होगी, और रेट ऑफ जो है वो
सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इंक्रीज अगर हो जाए तो पफिनेस भी आ सकती है, लो हो जाएगा। अब इसके बाद फिर ये तो हाइपोथायरॉयडिज्म की 2 डिजीज हम लोगों ने देखी। इसके बाद एक तीसरी डिजीज होती है जो हाइपरथायरॉयडिज्म होती है। अब हाइपर के अंदर भी 2 डिजीज है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म का क्या मतलब, हाइपर का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर निकल रही है तो उसे कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। ज्यादा क्वांटिटी में कौन निकले, थायरॉक्सिन हार्मोन, तो ज्यादा क्वांटिटी में कब निकलेगा पता है, बहुत स्पेशल कंडीशन है इसकी। ज्यादा क्वांटिटी में कब निकलेगा, जब जैसे थायराइड ग्लैंड हम लोग जो बनाते हैं, थायराइड ग्लैंड वो इस तरीके से बनाते हैं, बटरफ्लाई शेप की। ये बीच वाले को हम लोग कहते हैं इस्थमस। अब इस्थमस किसी भी करेक्शन को इस्थमस ही कहा जाता है। ये बायोलॉजी में जो जोड़ने वाला स्ट्रक्चर है उसको इस्थमस ही कहते ही हम लोग। अगर आप देखिए वहां फैलोपियन ट्यूब में वहां भी इस्थमस है, तो इस्थमस के नाम से इसको जानेंगे। अब यहाँ पे भी ऐसी बटरफ्लाई शेप की ऐसी होती है, यहाँ पर छोटी छोटी पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है और ये पूरी थायराइड है। तो थायराइड पे पैराथायराइड है और पैराथायराइड पीछे की तरफ होती है, मतलब इधर से नहीं दिखती, इधर वेंट्रल साइड में रहती है। तो पैराथायराइड की ग्लैंड छोटी है, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल थायराइड ग्लैंड के बारे में बात ये करनी है कि इसके हाइपर सिक्रेशन कब होता है, जब इसके अंदर ऐसे ऐसे गांठें बन जाती हैं, इसको कहते हैं नोड्यूलर स्ट्रक्चर, नोड्यूल्स बन जाते हैं और ये नोड्यूल्स कैंसरस होते हैं। तो कैंसर वाले नोड्यूल का फॉर्मेशन अगर इसमें हो जाएगा, कैंसर वाले नोड्यूल का, तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एडिनोमा भी कह सकते हैं। एडिनोमा कैंसर में हम लोग वर्ड यूज करते हैं, एडिनोमा या कार्सिनोमा। नोमा वर्ड जो है थोड़ा डेंजरस है, एडिनोमा, कार्सिनोमा और सार्कोमा, वो सारे वर्ड जो है वो कैंसर में यूज करते हैं। तो कुल मिला के नोड्यूलेटेड स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसको हम लोग प्लमर्स एडिनोमा या ग्रेव्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो प्लमर्स एडिनोमा आपकी बुक में नहीं लिखा है, प्लमर्स एडिनोमा या ग्रेव्स डिजीज लिखिए आपकी बुक में, ग्रेव्स डिजीज। इसी का दूसरा नाम होता है बेस डाउन डिजीज, ये आपकी बुक में नहीं लिखी है। तो ये ग्रेव्स डिजीज, प्लमर डिजीज, कुल मिला के नोड्यूलेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द थायराइड ग्लैंड काजेज हाइपरथायरॉयडिज्म। इसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म काज हो जाएगी और जब हाइपरथायरॉयडिज्म काज हो जाएगी तो क्या होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म काज होने से एक डिजीज होती है जिसको कहते हैं हम लोग एक्सॉप्थेल्मिक गोइटर, इसको कहते हैं हम लोग एक्सॉप्थेल्मिक गोइटर के नाम से जानते हैं। इसमें आईज जो है वो बल्जिंग आउट, ऐसे लगता है देख के कि आंख जो है निकल के बाहर आ जाएगी, तो बल्जिंग आईज, या लगेगा कि एक्सपल आउट, बाहर की तरफ निकल आएगी। तो इसमें क्या है, बल्जिंग आईज, बल्जिंग आईज होती है और इसमें लगता है कि बाहर निकल आएगी। काफी चिकना फेस होता है, फेस जो है काफी चिकना सा लगेगा, स्मूथी लगेगा और अगर आपने गौर से आपको देखा तो डर, मतलब लगेगा कि जैसे हमको हमारे देखते देखते बाहर आ जाएगी, मतलब लगता है जैसे अब गिरी जाएगी। तो इस टाइप के केसेस जो है आमतौर से आपको देखने को मिलेगा। आमतौर से जो है थायराइड की ग्लैंड या फीचर भी कभी कभी कुछ नहीं रहता है, देखने में लगेगा बल्कि और फिट लगेगा क्योंकि पतला हो जाएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म में आपकी पतला हो जाता है, हाइपो में मोटा हो जाता है। तो बल्जिंग आईज लगेंगी और इससे लगेगा कि वो आपको जो है वो या मूव आउटवर्ड, ये जैसे लगेगा कि बस अब गिर जाएगी। ऐसा कोई पेशेंट देखा आपको? तो हम भी मिलेंगे।
उस नजर से देखिए आदमी को, हर आदमी को नहीं, दूसरे आदमी को बीमारी की नजर से देखो। तो बहरहाल ग्रेस बेस्ड आउट तो ये से कहते हैं प्रोट्रूजन, प्रोट्रूजन भी कहते हैं, मतलब प्रोट्रूड करना मतलब बाहर निकलना। तो प्रोट्रूजन भी वर्ड आपको के लिए तो हम लोग लिख सकते हैं प्रोट्रूजन, प्रोट्रूजन ऑफ आई का बाहर निकल जाना या प्रोट्रूड आउट हो जाना, इसको हम लोग कहते हैं एक्सोथेलिक वॉल्टेज। तो इसमें क्या होता है, वेट लॉस होता है, खूब पतला हो जाएगा आदमी एकदम से। थायरॉक्सिन में यही प्रॉब्लम है, एकदम से पतला होने लगेगा तो एकदम से मोटा होने लगेगा, 6 महीने साल भर में लगेगा तो बिल्कुल डबल वेट हो गया, और या उससे पहले जो लगेगा कि वेट कम है, कम ही होता चला जा रहा है, बढ़ते होता चला जा रहा है। तो ये चीज इसके अंदर होती है, क्योंकि प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करती है ना, उसी से प्रोटीन से तो बॉडी बनती है, मेकअप होता है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है, इस वजह से ऐसा होता है। अब इसके बाद ये दो बातें होने के बाद हमारा अब एक हार्मोन बचा है जिसे कहते हैं टीसीटी, जो हम लोगों ने अभी बात की। तो टीसीटी क्या होता है कि टीसीटी क्या फंक्शन करता है, कैल्शियम का रेगुलेशन करता है, जैसे बात हम लोगों ने करी। तो टीसीटी में जो है वो कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने की बात की। तो टीसीटी में सीधी सी बात लिख लेंगे हम लोग, टीसीटी जो है डिक्रीजेस द कैल्शियम लेवल इन ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को ही डिक्रीज कर देगा। और अपोजिट किसके काम करेगा, एंटागोनिस्टिक टू पैराथार्मोन से एंटागोनिस्टिक काम करेगा, उल्टा काम करेगा टू पैराथार्मोन। तो इस तरीके से हमारी ये थायराइड ग्लैंड की बात जो है वो खत्म हो गई। इसके बाद फिर अब हम लोग को जो देखना है वो पैराथायराइड ग्लैंड हम लोग अब देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट ग्लैंड हमारी है पैराथायराइड। अब पैराथायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, उसको कहते हैं कोलिक हार्मोन। कोलिक हार्मोन या पैराथायरॉइड सना करता क्या है, तो वो करता ये है कि कैल्शियम के लेवल को ब्लड में बढ़ा देता है। कभी कभी इतना खतरनाक हो जाता है कि सारा कैल्शियम बोन से, इंटेस्टाइन से, रीनल टिश्यू से खींच के वो ब्लड में बढ़ा देगा। उससे क्या होगा, उससे बोन जो है वो लिगामेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, बोन बिल्कुल पतली हो जाएगी और लगेगा कि बोन बची ही नहीं बॉडी में। इतना खतरनाक है। और बोन लिगामेंट में कन्वर्ट हो जाए तो फिर चलने फिरने में, उसमें और पावर में सब बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हार्मोनल प्रॉब्लम तो ऐसे भी बहुत खतरनाक होती है। तो ये क्या करता है, ये पैराथायरॉइड ग्लैंड 4 इन नंबर होती है, नंबर में 4 होती है और होती है सिचुएटेड वेंट्रली ऑन द थायरॉइड ग्लैंड। तो 4 इन नंबर, सिचुएटेड ventrally in the thyroid gland। थायराइड ग्लैंड में सिचुएटेड होती है, 4 नंबर होता है। दूसरी बात क्या है इसके अंदर, एक हार्मोन निकालती है, सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड पैराथार्मोन।
या इसी का दूसरा नाम कोलिक हार्मोन होता है, कोलिक हार्मोन, कोलिक हार्मोन। काम तो इसका पता ही आपको कि कैल्शियम के लेवल को इतना ज्यादा बढ़ा देगी, ब्लड में बढ़ा देगी तो और बॉडी में कम होगा। तो ये ध्यान रखना आपको कि ब्लड का उल्टा होता है और बॉडी। तो इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड, कैल्शियम का लेवल ब्लड में ये बढ़ा देगी। तो increases calcium level, increases absorption of calcium from intestine and renal tube. So increases absorption of calcium from intestine and renal tube. और फिर क्या है, इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ब्लड में कैल्शियम लेवल को ये बढ़ा देते हैं। तो कैल्शियम लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा तो एंटागोनिस्टिक हो जाएगी।